एक वॉर जो इंडिया से कई मीलों दूर चल रही है, लेकिन उसका असर इंडिया के हर आम आदमी की जेब पर दिखाई पड़ रहा है। महंगाई तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पेट्रोल, तेल, गैसेस और सब्जियों के दाम तो आसमान छू रहे हैं। और अब तो घर बनाना भी पहले से काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है। आने वाले टाइम में मेडिसिन के दाम भी बढ़ सकते हैं। अब अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया में इस क्राइसिस की वजह से 25 लाख से ज़्यादा लोग गरीबी में जा सकते हैं। ऑलरेडी कई बिजनेसेस तो बंद ही हो चुके हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि जब इंडिया इस वॉर में इन्वॉल्व ही नहीं है तो हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों फेस करना पड़ रहा है। आखिर क्या कनेक्शन है हमारा वॉर से और क्या वजह है। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ईरान वॉर का इम्पैक्ट इंडिया पर क्या पड़ रहा है। तो देखो, दुनिया भर का लगभग 20% से भी ज़्यादा ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर गुजरता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ओमान और ईरान के बीच एक नैरो सी रूट है और ये इंडिया के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है ये आपको आगे पता चल जाएगा। ईरान इस रूट को कभी भी ब्लॉक कर देता है। जब ये रूट ब्लॉक हुआ तो अचानक मार्केट से 500 मिलियन बैरल्स ऑयल एक झटके में गायब हो गया। आपको सुनकर सिर्फ एक नंबर लग रहा होगा, लेकिन ये ऑयल कंसिस्टेंटली इंडिया को 3 से 4 महीने तक एनर्जी दे सकता था, क्योंकि इंडिया डेली लगभग 5.6 मिलियन बैरल्स ऑयल ही यूज करता है। इंडिया पर सबसे पहला इम्पैक्ट फ्यूल का ही पड़ा। ऑयल प्राइसेस अचानक से स्पाइक करने लगे। एलपीजी की शॉर्टेज हो गई। गैस सिलेंडर भरवाने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइन्स लगने लगी, जिसमें कई आम लोगों ने अपनी जानें तक गंवा दी और इंडिया का मार्केट तक ब्लॉक हो गया। बिकॉज इंडिया अपने लिए 80% ऑयल और 90% एलपीजी गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू ही इंपोर्ट करता है। मतलब अगर ये रूट ब्लॉक हुआ तो इंडिया कितने बड़े क्राइसिस से होकर गुजरेगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इंडिया के पास एलपीजी का सिर्फ 2 से 3 हफ्तों का ही स्टॉक है और ऑयल 100 मिलियन बैरल्स, जिससे 30 से 35 दिन की जरूरत को ही पूरा किया जा सकता है। लेकिन खाड़ी देशों से ऑयल को इंडिया तक आने में ही 25 से 45 दिन लग जाते हैं, जिससे ये सप्लाई चेन और भी ज़्यादा लंबी हो जाती है। इंडिया ने 2025 में इस रूट के थ्रू $100 बिलियन का सामान इंपोर्ट किया था और एलपीजी 14 मिलियन टन, क्योंकि इंडिया के पास एलपीजी का कोई इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक स्टोरेज नहीं है और स्टोरेज कैपेसिटी भी लिमिटेड है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू सामान लाने में कोई भी दिक्कत आती है या 1 वीक से ज़्यादा समय लगता है तो इसका असर एनर्जी मार्केट से लेकर फर्टिलाइजर सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स, बिल्डिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन सभी जगह पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑलरेडी एमपी के अंदर घर बनाना 35% तक महंगा हो गया है। ब्रिक्स, सीमेंट, टाइल्स सब चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। अब 1000 स्क्वायर फीट की जगह पर मकान बनाने की कॉस्ट 16 लाख रुपीस हो गई है। इस वॉर का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज पर पड़ रहा है, क्योंकि एलपीजी की शॉर्टेज की वजह से 10% से ज़्यादा रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। 60% से ज़्यादा रेस्टोरेंट ने लिमिटेड सप्लाई से निपटने के लिए इंडक्शन कुकिंग, अल्टरनेटिव फ्यूल्स, कम मेन्यू या टाइमिंग कम कर दी है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री 85 लाख से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करती है और अगर सप्लाई लंबे समय तक रुकती है तो 5 से 7 लाख लोगों की जॉब्स भी जा सकती है। ऑयल क्राइसिस की वजह से इंडियन एयरलाइंस को 97,000 करोड़ रुपीस के क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद से इंडिया में आने वाले टूरिस्ट 10 से 20% कम हो गए हैं। भारतीय एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को अप्रोक्सीमेटली 18,000 करोड़ रुपीस का सीधा सीधा लॉस हो रहा है, क्योंकि एयरलाइन के परिचालन की लागत का 35 से 40% हिस्सा फ्यूल पर ही खर्च होता है। ईरान वॉर का इम्पैक्ट इंडियन करेंसी पर भी क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब $1 इंडियन रुपीस में 93 रुपीस पर पहुंच गया है, जो कि एक साल में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 10% गिर गया है। अब आप लोग बोलोगे कि इंडिया का ईरान की वॉर से क्या लेना देना है, वो थोड़ी लड़ रहा है, हमारे लिए तो फिर रास्ता खोल देना चाहिए। तो देखो, ईरान वॉर 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी 25-26 फरवरी को इजरायली संसद में कह रहे थे कि प्रेजेंट और फ्यूचर में इजराइल के साथ भारत मजबूती से खड़ा है। जब 4 मार्च को विशाखापट्टनम में न्यू दिल्ली द्वारा आयोजित मिलान अभ्यास में भाग लेने के लिए
इंडिया द्वारा बुलाए गए ईरानी नौसैनिक पोल आयरिस पर अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा किए गए हमले में 70 से भी ज़्यादा ईरानी नौसैनिक मारे जाते हैं। ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने किसी को बुलाया तो सही सलामत वो हम तक पहुंचे और वापस सही सलामत अपने घर तक पहुंचे, लेकिन भारत चुप रहता है। ईरान के सुप्रीम लीडर मारे जाते हैं और साथ में कई टॉप कमांडर्स भी। भारत चुप रहता है। मीनाब के एक स्कूल पर बम गिराया जाता है, तब 165 से भी ज्यादा ईरानी आम नागरिक मारे जाते हैं, जिसमें से अधिकतर 7 से 12 साल की लड़कियां थी। लेकिन भारत फिर भी चुप रहता है। आखिर क्यों? किस बात का डर है बोलने में? अब आपने ईरान वॉर का इम्पैक्ट तो जान लिया, अब आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ये वॉर शुरू क्यों हुई, कब हुई और किस वजह से शुरू हुई। तो मैंने उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास जब भी टाइम मिले तो आप वो वीडियो ज़रूर से देखना। साथ ही हमें एक चीज़ और नहीं भूलना चाहिए, और वो है एप्स्टीन फाइल, जिसमें दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया था। तो मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए अयान खान के साथ।